कल जैसा कि हमने आपके सामने चीजें रखी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार की नीति कोई नहीं थी। भारत में साम्राज्य विस्तार को लेकर कोई नीति नहीं थी। ठीक, कंपनी केवल और केवल व्यापारिक उद्देश्यों से भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन भारत की राजनीति ने, बात को पकड़ना, भारत की राजनीति ने कंपनी को साम्राज्य विस्तार के कदम बढ़ाने की दिशा में बढ़ा दिया। कंपनी को कहां, भारत की राजनीति ने कंपनी को साम्राज्य विस्तार की दिशा में बढ़ा दिया। यानी कि भारत की राजनीति कैसी थी, इसको समझना अति आवश्यक है। राजनीति, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे शुरुआती दौर में कि कंपनी भारत में साम्राज्य के विस्तार के उद्देश्य से आई थी। अगर भारत में कंपनी साम्राज्य के विस्तार के उद्देश्य से आई थी तो वो कभी भी मुगल सत्ता के अधीन व्यापारिक केंद्रों को खोलने की अनुमति मांगने नहीं जाती, कभी नहीं। वो कभी भी बंगाल पे अपने साम्राज्य का विस्तार करने का सपना नहीं देखती, क्योंकि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति दक्षिण भारत में करती अगर साम्राज्य विस्तार से थी। बल्कि भारत की राजनीति ने कंपनी को उस दिशा में ले गई। भारत की राजनीति क्या थी? कल हमने आपको बताया था मुगल सत्ता का पतन। मुगल सत्ता का पतन, मुगल सत्ता का पतन का मतलब क्या है? केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना। केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना। दिमाग पे थोड़ा जोर दिए ना। केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना यानी कि मुगल एम्पायर जो है वो कमजोर पड़ गया है। मुगल एम्पायर कमजोर होने का मतलब क्या है? उसके राजस्व में कमी, उसके सैन्य शक्ति में कमी। तभी तो मुगल एम्पायर कमजोर पड़ा। उसके राजस्व में कमी आई होगी, उसके सैन्य शक्ति में कमी। शासक कोई भी हो, शासक की शक्ति तभी मजबूत होती है जब उसके राजस्व में बढ़ोतरी होती है, तब वह अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत रखता है। मुगल एम्पायर, जो मुगल की केंद्रीय शक्ति है, उसका ढांचा ढहाने का मतलब है कि उसके राजस्व में कमी आई होगी। राजस्व में कमी कैसे आई? तो आप कहेंगे क्षेत्रीय राजाओं का स्वतंत्र होना। भले ही दक्षिण में उसका प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर शासन था। अप्रत्यक्ष रूप से जरूर शासन था। हैदराबाद मुगल शक्ति के अधीन था। बंगाल मुगल शक्ति के अधीन था। तिरुवनंतपुर मुगल शक्ति के अधीन था। जितने भी राज्य थे, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मुगल शक्ति के अधीन थे। यानी कि मुगल सत्ता के पास में राजस्व जाता था, इसलिए उनकी सैन्य शक्ति मजबूत थी। दूसरी चीज कि जब मुगल शक्ति आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी, जब मुगल एम्पायर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, तब उसकी भरपाई बंगाल कर रहा था। तब उसकी भरपाई कौन कर रहा था? मेरे दोस्त, बंगाल कर रहा था।
बंगाल का स्वतंत्र होना, मुगलों की केंद्रीय शक्ति का कमजोर पड़ना। बात समझ में आ रही है? सैन्य शक्ति का कमजोर होना। अगर आपने पहला टॉपिक पढ़ा होगा तो इन चीजों को आपने समझा होगा। बात समझ में आई? दूसरी तरफ आपने पहला टॉपिक आज एनसीईआरटी का पढ़ा होगा तो इन बातों को समझा होगा। हाँ, यस यस। चले। हाँ, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, मुगलों के अधीन रहकर व्यापार कर रही है, अधीन रहकर। इन्होंने देखा कि मुगलों की केंद्रीय शक्ति कमजोर होना, बल का मतलब है देशी राज्यों का स्वतंत्र होना, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बंगाल हो, अवध हो, और भी कई राज्य, झांसी है, कई ऐसे राज्य हैं जो धीरे धीरे मुगल सत्ता के स्वतंत्र हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को देख रही थी, लेकिन इससे पहले भारत में प्रयोग के रूप में फ्रांसीसियों ने किया। फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था डुप्ले, उसने भारत में प्रयोग किया दक्षिण भारत की राजनीति को साधने के लिए। उसने क्या प्रयोग किया, कल भी हमने आपको बताया था, आज थोड़ा हम हिंट ही ले चलते हैं। दक्षिण भारत की राजनीति को साधने के लिए उसने हैदराबाद और कर्नाटक को लेकर एक प्रयोग किया, जिसमें वह सफल तो हुआ, लेकिन अंग्रेजों के आरोप से फ्रांसीसी सरकार ने वहां तत्कालीन निर्णय लिया, जिसके कारण फ्रांसीसी कंपनी या कहें डुप्ले के प्रयास अनर्थक साबित हुए, और उन्हीं सारी चीजों को रॉबर्ट क्लाइव ने देखा, समझा और बुना। रॉबर्ट क्लाइव ने उन्हीं सारी चीजों को देखा, समझा और बुना, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र दक्षिण भारत में मद्रास था। कौन था? मद्रास। मद्रास में स्वयं रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क के पद पर तैनात था, और उसने कर्नाटक एवं हैदराबाद के लिए जो नीति अपनाई थी, उसी के तहत में कर्नाटक एवं हैदराबाद में अंग्रेजों की अपनी कठपुतली की सत्ता स्थापित हुई थी। अंग्रेजों की अपनी कठपुतली की सत्ता स्थापित हुई थी, और इसके बाद में कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था, वही कारण बना जाके बंगाल का प्लासी के युद्ध का। और जो सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से कर्नाटक का तृतीय युद्ध पढ़ते हैं, वही पूरा कारण बना जाके बंगाल के युद्ध का, प्लासी के युद्ध का। और प्लासी का युद्ध
क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बात को समझना होगा। यहां नेहा जी गौर कीजिएगा, देखिएगा, दुनिया में साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए दो ही संप्रभु शक्तियां, यूरोपीय दो शक्तियां आपस में लड़ रही थी। एक थी फ्रेंच, एक थी इंग्लैंड। दोनों चाहती थी कि दुनिया में हमारी सत्ता स्थापित हो जाए और दुनिया में जो अपनी सत्ता स्थापित करने के परिप्रेक्ष्य में वो चाहते थे कि हमारी अमेरिका में सत्ता स्थापित हो जाए और इंग्लैंड में, दो जगह, कहां कहां, अमेरिका और इंग्लैंड। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये लोग जहां जहां थे वहां वहां आपस में लड़े, जहां जहां थे दुनिया में। लड़ने का कारण ये, अगर भारत में देखें तो भारत में इनके लड़ने का कारण नहीं था महत्वपूर्ण। भारत में अगर देखें तो ये दोनों लोग आपस में अपनी, कि अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से भय था, फ्रांसीसियों को अंग्रेजों से भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांसीसी हमारे ऊपर आक्रमण न कर दें, और अंग्रेजों को यह लगता था कि फ्रांसीसी मेरे ऊपर आक्रमण न कर दें, और फ्रांसीसियों को लगता था अंग्रेज मेरे ऊपर आक्रमण न कर। इसलिए भारत में इन्होंने किलेबंदी की शुरुआत की। किसकी? किलेबंदी की। अब दोनों लोग जो किलेबंदी कर रहे थे, दक्षिण भारत में चीजें अलग थी। क्या थी? दक्षिण भारत में चीजें अलग थी। अगर दक्षिण भारत की राजनीति को आप देखेंगे, आके एक दृष्टि डालेंगे, जैसे हम तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसका कारण बंगाल से प्रारंभ हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध का भी बना, वही कारण प्लासी के युद्ध का भी बना, यानी कि मिड पॉइंट सप्तवर्षीय युद्ध है। अरे कम होने लगे भैया, कहां जाने लगे? मिड पॉइंट क्या है? तो आप कहेंगे सप्तवर्षीय युद्ध है। ध्यान दो, हमने क्या बताया आपको कि सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा है, जिसके तहत में दोनों अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं दुनिया में, लेकिन भारत को लेकर दोनों लोग अपने आप में सतर्क हैं। दोनों चाहते हैं कि भारत में किसी प्रकार का आपस में टकराव न हो, हम अपने क्षेत्रों में व्यापार करें। अंग्रेज चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्रों में व्यापार करें, हम आपस में भारत में ना लड़ें। इसलिए वो बंगाल के क्षेत्र में घेरेबंदी करने, क्या करने लगे? घेरेबंदी। बात को समझ रही हैं? पहला कारण समझो प्लासी के युद्ध का, क्या करने लगे? घेरेबंदी। इस समय बंगाल का शासक सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला ये सारी चीजें देखता है। सिराजुद्दौला कहता है फ्रांसीसियों से कि ये दुर्ग तोड़ो, ये दुर्गों का निर्माण आप नहीं कर सकते हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में दुर्गों का निर्माण नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम यहां के शासन के संचालक हैं। आपको एक दूसरे से भय है, यानी कि
हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार, वो मैसेज देना चाहता था कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार का विद्रोह नहीं होगा। युवा था, नया लड़का था, आक्रोश से भरा हुआ। फ्रांसीसी मान गई, अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेज नहीं माने। बात बात पर गुस्सा होने वाला व्यक्ति, उसने तुरंत जो उनकी महत्वपूर्ण व्यापारिक कंपनी थी अलीनगर, जिसे हम वर्तमान समय में कलकत्ता कहते हैं, उससे खदेड़ दिया। हटिएगा, जाइएगा, वो लोग बंगाल से बाहर। अब वो इतना आक्रोश अंग्रेजों से क्यों है, इसके पीछे का कारण भी समझते। एक तो कारण ये था कि, हाँ फुल कर दीजिए, यहां पर समझो, वो एक कारण ये भी हो सकता था कि अगर अंग्रेज नहीं माने तो उनसे संधि या समझौता कर सकता था कि ठीक है, आप व्यापार आप कर सकते हैं, निर्माण, चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन उसने किसी प्रकार की रियायत क्यों नहीं बरती? उसने अंग्रेजों को बंगाल से बाहर क्यों निकाल दिया? सवाल तो यहां खड़ा हो रहा है। अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाला क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? अभी तो हमने एक कारण दिया कि 1757 के प्लासी के विद्रोह का कारण क्या है। तो आप कहेंगे सप्तवर्षीय युद्ध भी हो सकता है। सप्तवर्षीय युद्ध, जिसके तहत में भारत में दुर्गीकरण का निर्माण हो रहा था, यानी कि दुर्गीकरण किए जा रहे थे, दुर्गीकरण, ठीक। और दुर्गीकरण एक कारण है, एक कारण। लेकिन अंग्रेज यहां से, अंग्रेजों को बंगाल से उसने बाहर क्यों निकाल दिया? इसके पीछे का कारण क्या है? सतपाल जी जरा गौर कीजिएगा बातों को। यहां तक बात आप लोग समझ पा रहे हैं? ये बताओ, न पता लगे कि इधर का उधर हो जाए, ऐसा कुछ ना हो, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है 1757 के प्लासी के युद्ध का, है? सभी को एक बार हम भी ठहर लेते हैं। हाँ, देखो हमने क्या बोला, दुर्गीकरण, दुर्गीकरण कर रही हैं। कौन कौन? तो आप कहेंगे फ्रांस और अंग्रेज। अंग्रेज, फ्रांस मान गए, अंग्रेज नहीं माने। हो सकता था सिराजुद्दौला इनसे समझौता कर सकता था, लेकिन सिराजुद्दौला ने समझौता किए बिना इनको बंगाल से बाहर कर दिया। इतना रूढ़ क्यों हो सकता है? इसके पीछे का कारण जानना अति आवश्यक है। इतना रूढ़ कैसे हो गया अंग्रेजों से? चलते अंग्रेजों का बंगाल में कंपनी की स्थापना। आप सीधा सीधा चलिएगा 1717 में। 1717 की घटना, जिसमें एक तरफ बंगाल का जो सूबेदार है मुर्शीद कुली खान, वो बंगाल की सत्ता को स्वतंत्र करता है। क्या करता है? स्वतंत्र करता है बंगाल की सत्ता। दूसरी तरफ अंग्रेजों को, यानी कि कंपनी को सुनहरा फरमान दिया जाता है, सुनहरा फरमान दिया जाता है मुगल सत्ता के द्वारा। आप जाइएगा बंगाल के क्षेत्र में फ्री व्यापार कीजिए,
यहां का शासक है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान मुर्शीद कुली खान ने कहा बंगाल में स्वतंत्र शासन तो नहीं करेंगे, क्योंकि बंगाल अब हमारा है। बंगाल में आप ये सोचें स्वतंत्र शासन नहीं कि स्वतंत्र व्यापार करेंगे, नहीं करेंगे, बंगाल हमारा है। दिया है उन्होंने, ठीक है, अच्छी बात है, हम उनकी अधीनता अभी भी स्वीकार किए हुए हैं, लेकिन हमने प्रशासनिक राजस्व सारे ढांचे को बदल दिया है। एक राज्य को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था का होना अति आवश्यक है, और व्यापार से, ट्रेड से क्या मिलता है? राजस्व आता है। इसलिए बंगाल के क्षेत्र में आप फ्री व्यापार नहीं कर सकते। उन्होंने दिया है मुगल सत्ता ने, हम उसका सम्मान करते हैं। उसके लिए आपको शर्तों के तहत में व्यापार करना होगा, कुछ शर्तों के तहत। क्या? आप एक निश्चित आय सालाना दे दीजिएगा, निश्चित आय सालाना दे दीजिएगा, 3,000 रुपए पाउंड। इसके तहत में आप व्यापार करिएगा, फ्री व्यापार है, ठीक। अब यहां पर क्या होने लगा कि कंपनी को ये जो दस्तक मिला था, दस्तक ये कंपनी को दिया गया था। कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे? जब भी मौका मिले तब वो इस दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। आप कहेंगे कैसे? ये तो निश्चित आय के रूप में कंपनी को बंगाल के क्षेत्र में फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दी मुर्शीद कुली खान ने, लेकिन कंपनी के कर्मचारी इस दस्तक का दुरुपयोग करते थे। कैसे? कंपनी के कर्मचारियों को जब मौका मिलता था तब वो दस्तक लेके जाते थे। फ्री व्यापार है, आंतरिक व्यापार करने लगे। क्या करने लगे? आंतरिक व्यापार। क्योंकि इसके तहत में क्या होता था? टैक्स नहीं लगता था। लिया कलकत्ता से माल, वर्धमान में बेच दिया। इससे भारतीय व्यापारियों का पतन होने लगा। कंपनी को दिया गया, इन्होंने क्या किया? एक तो आंतरिक व्यापार करने लगे, चुपके से अपना व्यापार कर लेते थे। यहां से लिया यूरोप के लिए, यानी कि अपना लाभ कमाते थे कंपनी के कर्मचारी। इसने कड़े कानून बनाए, ठीक है, कड़े कानून बनाए, लेकिन ये सिलसिला अलीवर्दी खान तक चलता रहा। अलीवर्दी खान तक चलता रहा। अलीवर्दी खान तक क्या चलता रहा? एक निश्चित आय के तहत में, दस्तक के तहत में व्यापार होता रहा, लेकिन दस्तक का दुरुपयोग भी होता रहा, उससे मेलजोल बना रहा कंपनी और किसके बीच में? तो आप कहेंगे बंगाल के शासकों के बीच। लेकिन बंगाल का शासक जब सिराजुद्दौला बनता है तो इनका आपस में गृह युद्ध था। गृह युद्ध क्या था कि अलीवर्दी खान के, अब वो कहानी तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अलीवर्दी खान के कोई लड़का नहीं था, उन्होंने अपनी छोटी लड़की के लड़के को यहां का सत्ताधारी बना दिया। इसीलिए इनके 3 बेटियां थी, 2 बेटियां आपस में नाराज हो गई और इसके कारण सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी से हटाना चाहिए। ठीक, कंपनी इस बात का फायदा उठाना चाहती थी। कंपनी क्या चाहती थी? फायदा उठाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि कंपनी
जब यहां पर गृह युद्ध हो रहा था, यानी कि आपस में मनमुटाव चल रहा था, तो कंपनी ये चाहती थी कि जैसा दक्षिण भारत में डुप्ले ने सपना देखा है, उसी के तहत में अगर बंगाल में हम अपना कठपुतली का नवाब बिठा दें तो भारत की राजनीति हमारे हाथ में होगी, और जिसके तहत में हम जो अभी दस्तक का दुरुपयोग नहीं कर पा रहे हैं उसका भी कर सकेंगे, और हमें व्यापारिक लाभ भी। केवल व्यापारिक उद्देश्यों से कंपनी यहां पर बंगाल के क्षेत्र में अपना कठपुतली का नवाब बिठाना चाहती, साम्राज्यवादी उद्देश्य नहीं, केवल व्यापारिक उद्देश्य। और वो चाहती थी कि ये गृह युद्ध में से चाहे शौकत अली हो, चाहे घसीटी बेगम हो, अगर बंगाल का नवाब बन गया तो हमारा व्यापारिक उद्देश्य साध जाएगा। ठीक है, एक कारण। लेकिन जब गृह युद्ध चल रहा था, सिराजुद्दौला के सामने अपनी आपसी समस्याएं थी, कंपनी भी थोड़ा टाइट हो गई। कंपनी बोली कि देखिएगा, हमको मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा बंगाल के क्षेत्र में फ्री व्यापार की अनुमति मिली है। सिराजुद्दौला कहा कि जिन शर्तों के तहत में आप व्यापार अभी तक कर रहे थे, उन्हीं शर्तों के तहत में आप बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करेंगे। कंपनी बोली नहीं, वो शर्तों के तहत में नहीं करेंगे, हमें फ्री व्यापार, यानी कि फ्री व्यापार तो फ्री व्यापार, हम बंगाल के क्षेत्र में फ्री व्यापार करेंगे। सिराजुद्दौला इस बात से नाराज था, और सिराजुद्दौला के समय ये दस्तक का जो दुरुपयोग है वो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ चुका था, बहुत बड़े स्तर पर। तीसरी चीज, कलकत्ता इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र था। कलकत्ता से जितने भी व्यापारी गुजरते थे, कंपनी वहां पर अपने क्षेत्र के होने के नाते उनसे राजस्व के रूप में टैक्स वसूलती थी। राज्य किसी दूसरे का अधिकार कोई जमा रहा है, टैक्स वसूलती थी राजस्व के रूप में। कलकत्ता से जो भी व्यापारी गुजरेगा सबसे टैक्स वसूला जाता है। कंपनी से इन बातों से सिराजुद्दौला नाराज था। कंपनी में आंतरिक गृह युद्ध में जो लोग लगे हुए थे उनके साथ भारत की सत्ता को साधने का प्रयास तो किया, लेकिन असफल रहा, क्योंकि सिराजुद्दौला ने उनको साइलेंट कर दिया। ठीक, अच्छा, अब इन सब कारणों से कंपनी से सिराजुद्दौला नाराज था। जब यह घटना दुर्गीकरण वाली हुई तो उसने कंपनी को बंगाल से बाहर इसीलिए निकाला था, यानी कि कलकत्ता उसने इसीलिए खाली करवाया था क्योंकि कलकत्ता पर कंपनी अपना पूर्ण तरीके से अधिकार जमाए हुए थी, और कंपनी दस्तक का बंगाल के क्षेत्र में लगातार दुरुपयोग कर रही थी, और जिन नीतियों के तहत में अभी तक व्यापार हो रहा था उन नीतियों के तहत में स्वराज के साथ में कंपनी व्यापार नहीं करना चाहती। इसीलिए सिराजुद्दौला ने कंपनी को बंगाल से बाहर निकाला। कंपनी के कर्मचारी बंगाल में स्थित एक फुल्टा द्वीप है, वहां पर रुके आके। मैसेज पहुंचा मद्रास। हमने आपको बताया कि मद्रास इनकी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। उस समय यह समझिएगा, मद्रास ही पूरे, चाहे मुंबई हो, चाहे बंबई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बंगाल हो, यहां के केंद्रीय शक्ति को साधने का काम करता था। यहां के केंद्रीय शक्ति को साधने का काम करता था कौन? मद्रास। इसलिए मद्रास में इन्होंने मैसेज पहुंचाया। मद्रास में जब मैसेज गया तो वहां पर जो एक व्यक्ति था क्लर्क के पद के रूप में, रॉबर्ट क्लाइव। आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव क्यों चला? रॉबर्ट क्लाइव
इसलिए चला क्योंकि उसने द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जीत घोषित कर दी थी। जो उसने अपने दिमाग से जो बातें सोची थी और जिस तरीके से उसने प्रयोग किया था, उसी तरीके से वह सफल हुआ। आपको अगर द्वितीय कर्नाटक युद्ध थोड़ा भी पता है तो आप समझ जाएंगे। नहीं है पता, घबराने की बात नहीं, पता हम करवाएंगे। ठीक है, हाँ, घबराना नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक के क्षेत्र में रॉबर्ट क्लाइव सफल हो चुका था, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। कहां? बंगाल के लिए। बंगाल के क्षेत्र में जैसे ही फुल्टा द्वीप पर आया रॉबर्ट क्लाइव और कौन? वॉटसन। इससे पहले ही जब तक ये मैसेज गया और जब तक रॉबर्ट क्लाइव आया, तब तक कंपनी के कर्मचारी बंगाल में स्थित सिराजुद्दौला के जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत हो चुकी थी। चाहे अलीनगर को लेकर कौन हो, यानी कि कंपनी के कर्मचारी पहले ही षड्यंत्र बुन चुके थे। अलीनगर का संरक्षणकारी मीरचंद हो, चाहे वहां का जगत सेठ हो या जो भी लोग हैं, कंपनी के कर्मचारी पहले ही उनसे समझौता कर चुके थे। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव आया, रॉबर्ट क्लाइव ने तुरंत कलकत्ता के संरक्षणकारी अमीरचंद या मीरचंद जो भी है नाम, उससे वार्ता की और वार्ता करने के बाद में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, यानी कि कलकत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया। पुनः कब्जा करने के बाद में सहायक संधि के लिए सिराजुद्दौला के पास में संदेशा भिजवाया। सिराजुद्दौला सहायक संधि करने के लिए मजबूर हो गया। यही सहायक संधि जो अलीनगर की सहायक संधि के नाम से प्रसिद्ध है, जो प्लासी के युद्ध के से पहले हुई थी, इसी सहायक संधि ने बंगाल को आग की भट्टी में झोंक दिया। यही सहायक संधि सिराजुद्दौला के लिए अपमान साबित हुई, क्योंकि जिन नीतियों के तहत में या जिन चीजों की वो अवहेलना कर रहा था बंगाल के क्षेत्र में, और जिसके लिए उसने कंपनी को बाहर निकाला, मजबूरन उन्हीं नीतियों के तहत में कंपनी के साथ में रॉबर्ट क्लाइव को सहायक संधि, वो सिराजुद्दौला को सहायक संधि करनी पड़ी। इसीलिए भारतीय इतिहास में या भारतीय इतिहासकारों ने अलीनगर की संधि को अपमानजनक संधि के नाम से बताया है। ठीक, कौन है भैया बफरिंग की बात कर रहा है? हैं? चलो, जिसका बफरिंग हो रहा है कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देखें, और जिनका चल रहा है वो लोग सुने। ठीक है, सहायक संधि के नाम से बताया। यहां तक बात क्लियर है? फिर हम दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चले। सभी का ठीक, शाइस्ता जी आपका क्लियर? और भी जो भी लोग हैं? यस। अब देखिएगा, यहां पर लिखेंगे इन बिंदुओं को कल, आज समझते हैं। ठीक है,
अरविंद जी, अरविंद जोशी जी, आपका क्लियर है? देखिए, अब हम दूसरी बातों को समझते हैं। क्या कि अलीनगर की संधि हुई, अलीनगर की संधि में क्या महत्वपूर्ण बातें बोली गई हैं उनको पॉइंट आउट कल करेंगे। ठीक है, अभी एक मोटा मोटी हम पूरे ऑल ओवर चीजों को समझ लेते हैं कि साम्राज्य का विस्तार कैसे हो रहा है, एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आपने जो चीजें एनसीईआरटी में पढ़ी होंगी वही चीजें हम उकेर रहे हैं, हम कोई नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं को, अब इतिहास में कुछ चीजें नहीं थोड़ी होंगी, उन्हीं को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, अब ये मत कहने लगना कि एनसीईआरटी पढ़ा दी क्या, एनसीईआरटी नहीं। ठीक है, वही चीजें उकेरी जा रही हैं, चीजें वही है। ठीक है, ना हम कारण कोई नया बना सकते हैं, ना हम घटनाएं कोई नई दे सकते हैं। ठीक है, चीजें वही रहती हैं, बस समझने का तरीका है। अब देखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को, वो रॉबर्ट क्लाइव ने जब अलीनगर की संधि की तो इसके बाद में ब्रिटिश कंपनी का पहले ही नए नोट्स बनाओगे और कहा बनाओगे, नए नोट्स बनवाएंगे। इतिहास का अभी तो पुराना हमने लिखाया भी नहीं है, पहले ही चला रहे हैं गुरु। शुक्ला जी, अब चलते हैं, गाड़ी फिर दबने दो। हाँ, देखिए कि अभी हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहले भी सपना देख रही थी, या बंगाल में पहले भी सपना देख रही थी कि हमारा कठपुतली का नवाब बैठना चाहिए। कब? जब उसका गृह युद्ध चल रहा था, जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा बैठा था। क्या क्योंकि सिराजुद्दौला जिन नीतियों के तहत में व्यापार करवाना चाहता था और जिन शर्तों के तहत में व्यापार करना चाहता था, कंपनी उन चीजों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो रही थी। जब कंपनी को लग गया पूर्ण तरीके से कि अलीनगर की संधि हमारे शर्तों के तहत में की है और जो सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति है, जो यहां का बैंकर है, जो इसके करीबी लोग हैं, उससे कंपनी के कर्मचारियों की बातचीत हो ही चुकी है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक प्लान बनाया। क्या? उसने कहा कि यहां का सेनापति मीर जफर को बनाया जाए, जो यहां का सेनापति है उसी को बंगाल का नवाब बनाया। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हमको व्यापारिक लाभ मिलेगा। क्या होगा? हमको व्यापारिक लाभ मिलेगा, ना कि दो स्तंभ साम्राज्य का विस्तार करना चाहते। कंपनी की अभी भी मंशा नहीं है, कंपनी की मंशा नहीं है साम्राज्य के विस्तार की। दूसरी चीज, सिराजुद्दौला एक चीज नहीं समझ पाया। क्या? वो अपने दुश्मन को हमेशा ये समझता रहा कि ये तो विदेशी लोग हैं, ये भारत में हमारे साथ में क्या करेंगे, हमारा राज्य हम जब चाहेंगे तब कर देंगे।
हमारा राज्य हम जब चाहेंगे तब कर देंगे। वो अपने पड़ोसी राज्यों से भी परिचित नहीं था। जैसे कि दक्षिण भारत की राजनीति को वो नहीं समझ रहा था, जो पहले ही हो चुकी थी कर्नाटक एवं हैदराबाद को लेकर। यानी कि अंग्रेजों की मंशा को वो नहीं समझ पा रहा था, वो बहुत लाइटली ले रहा था। और यही सबसे बड़ी गलती थी सिराज की। अगर पूरे इतिहास में देखें तो सिराज की दूरगामी सोच नहीं थी, इसीलिए सिराज असफल हो गया। और इसीलिए सिराज को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। अगर उसको दूरगामी सोच होती तो वो दक्षिण भारत के कर्नाटक एवं हैदराबाद के प्रभावों को समझ जाता, तो वो अंग्रेजों के साथ में अलीनगर की संधि अपने मुताबिक करता, ना कि अंग्रेजों के मुताबिक करता। अपने दुश्मन को हमेशा हल्का आंकता रहा सिराज, हमेशा हल्का आंकता रहा। क्यों? उसका कारण है क्योंकि फ्रांसीसी भी उसी क्षेत्र में व्यापार कर रहे थे। तो उसने जब फ्रांसीसियों को रोका तो फ्रांसीसी मान गए। फ्रांसीसियों से जैसी बात कहता था वैसी मान जाते थे। तो उसको लगता है कि अंग्रेज कुछ अभी थोड़े रूढ़िवादी हैं, इसके बाद में वे भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि हमारी शर्तों के तहत में हमारे क्षेत्र में व्यापार कर रही है, तो हमारी शर्तों के तहत में करेंगे। अब फ्रांसीसी तो इसलिए मान जाते थे क्योंकि दक्षिण भारत में उनकी शक्ति कमजोर हो चुकी थी, बंगाल भी उनके हाथ से ना चला जाए। इसीलिए तो फ्रांसीसी बंगाल के क्षेत्र में सिराजुद्दौला के अधीन रहकर व्यापार कर रही है। ये ठीक है, आप जैसा बोलेंगे वैसा। तो इसलिए उसकी दूरगामी सोच नहीं बन पाई, वो समझ नहीं पाया। वो यही समझता रहा कि अंग्रेज हमारे क्षेत्र में क्या करेंगे, हमारी इतनी बड़ी विशाल सेना है, ठीक है, थोड़ा ऊंच नीच करेंगे, इसके बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे, अंतोगत्वा तो हम शांत जब चाहें तब कर देंगे अंग्रेजों। और यही सोचता। लेकिन उसके पीठ पीछे ही षड्यंत्र बुन लिया गया, जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाने की संकल्पना बुनी जा चुकी, यानी कि आधारशिला रखी जा चुकी। और जब आधारशिला रखी जा चुकी है तो अब यानी कि युद्ध कैसे हो, आधारशिला तो रख गई है, पूरा षड्यंत्र बुन चुका है, कैसे क्या हो इसको लेकर अंग्रेजों ने अब ऐसे तो कैसे ही लड़ नहीं जाएंगे कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा देंगे, ऐसा तो है नहीं। लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उसको पता था सिराज को कि फ्रांसीसी इनके प्रभाव में है, अगर हम फ्रांसीसियों के ऊपर आक्रमण करेंगे तो सिराज फ्रांसीसियों की तरफ से हमारे ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करेगा और इसी प्रयास को हम युद्ध के रूप में तब्दील कर देंगे और अंतोगत्वा हम किसको, अंग्रेजों को, वो जो शासक है सिराज को, इसकी सत्ता से हटा देंगे और यहां का नवाब मीर कासिम को बना देंगे। पूरा निश्चित प्लान। अब हमने आपको क्या बताया कि अभी सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? सप्तवर्षीय युद्ध।
यानी कि जो 7 वर्षों तक लगातार चलता है, ठीक है। और सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान ही चाहे अंग्रेजों का बंगाल से बाहर का निकलना हो, चाहे अलीनगर की संधि हो, चाहे षड्यंत्रकारी ताना बाना बुना गया, ये सब चीजें सप्तवर्षीय युद्ध के अंतर्गत ही चल रही। उन्होंने, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण जो कंपनी थी चंदन नगर, उस पर आक्रमण कर दिया, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया चंदन नगर पर। चंदन नगर पर जब कब्जे में ले लिया तो दक्षिण भारत में एक अलग स्थिति उत्पन्न हो गई। फ्रांसीसियों का, थोड़ा मिनट दिए दे रहे, फ्रांसीसियों का एक मुख्य सेनापति था काउंट डी लाली, उसने आके मद्रास पर कब्जा कर लिया। और एक तरफ आप देखेंगे कि यही गोंडीबास युद्ध की संकल्पना बन जाती है, जैसे 1760 में गोंडीबास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। शुरुआत कहां से होती है? तो आप कहेंगे चंदन नगर, यानी कि बंगाल से। चंदन नगर बंगाल से, ठीक। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी राजनीतिक स्थितियां गड़बड़ा जाती हैं, और जिसके तहत में फ्रांसीसियों का गवर्नर जनरल काउंट डी लाली मद्रास पर कब्जा कर लेता है, और इधर आपस में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जिसे गोंडीबास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यहीं से इसी सप्तवर्षीय या तृतीय कर्नाटक युद्ध के पतन के बाद में भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है। इनका भी पतन हुआ। चंदन नगर पर जैसे ही आक्रमण किया, वैसे ही अंग्रेजों को तो पता था कि फ्रांसीसियों की तरफ से सिराजुद्दौला आएगा, और सिराज जब आएंगे फ्रांसीसियों की तरफ से तो इनके ऊपर आक्रमण किया जाएगा, और आक्रमण करने के बाद में इसे युद्ध में तब्दील कर दिया। जो सोचा वही हुआ। चंदन नगर पर आक्रमण, जैसे ही इन्होंने चंदन नगर को कब्जे में लिया, वैसे ही सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ कहां पहुंचा? तो चंदन नगर पहुंचा, जहां पर वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना आपस में भिड़ने लगी। भिड़ने के बाद में यह डिसाइड एक तरीके से यही हो गया, ये युद्ध में तब्दील हो गया। प्लासी नामक जगह पर यह युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने जो सोचा था उसी तरीके से युद्ध लड़ा गया, और युद्ध लड़ने के बाद में सिराजुद्दौला जब युद्ध का हालचाल जानने के लिए युद्ध स्थल में पहुंचा, इसकी तरफ से दो लोग लड़ रहे थे मुख्य सेनापति के रूप में। अगर आप देखेंगे तो एक मोहनलाल थे, एक और व्यक्ति था जिसका नाम नहीं पता है, याद नहीं आ रहा है, बता दो, ठीक है, याद नहीं आ रहा है। वो सिराज की तरफ से लड़ रहे थे। बाकी आप कहेंगे मीर जफर पूर्ण तरीके से अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। 500 सैनिक लगभग मारे जा चुके थे। सिराजुद्दौला जब युद्ध स्थल का हाल जानने के लिए पहुंचा, हाँ, मीर मदान, यस यस यस, मीर मदान। तो मीर जफर कहता है कि ऐसा है शहजादी, आप युद्ध स्थल से बाहर जाइएगा, बंगाल तो हम हार रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जिंदा रहेंगे तो बंगाल पर पुनः कब्जा कर लिया जाएगा। मोहनलाल और मीर मदान, हाँ, आप जिंदा रहेंगे तो बंगाल पर पुनः कब्जा कर लिया जाएगा, आप बाहर निकल जाइए।
जैसे ही वह युद्ध स्थल से बाहर निकला, वैसे ही उसके बेटे मीरन ने उसका पीछा करके उसकी हत्या कर दी। और इसके बाद में तुरंत युद्ध की घोषणा हो जाती है। युद्ध हारने के बाद में मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाया। यही जो 23 जून 1757 है, ये जो तिथि, ये बंगाल की अकाल की रात थी। कई इतिहासकार तो इसे डिफाइन करते हैं कि बंगाल की कहिएगा या भारत की कहिएगा, अंधकार की रात थी। भारत को अंधकार के हाथों में धकेल दिया गया था। कब? 23 जून 1757 को। इसमें अहम भूमिका मीर जफर की है। अगर मीर जफर अंग्रेजों का साथ नहीं देता तो अंग्रेज कभी भी भारत में साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाते। मीर जफर का ही धोखा देना, भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य का विस्तार होना, केवल धोखा ही देना नहीं, बल्कि मीर जफर ने अंग्रेजों के उन उद्देश्यों की पूर्ति की जिसको अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं था, जिसको अंग्रेजों ने कभी सोचा भी नहीं था। अंग्रेजों को आर्थिक समृद्धि बना दिया मीर जफर ने। तो मीर जफर तो अंग्रेजों के लिए यह कह सकते हैं कि एक जादू की छड़ी के रूप में निकला। अंग्रेजों ने इतने उद्देश्य थोड़ी नहीं सोचे थे बंगाल को लेकर, जितने उद्देश्यों की पूर्ति हो गई। वो तो सिर्फ और सिर्फ चाहते थे कि भारत में व्यापार होना चाहिए। व्यापारिक लाभ और व्यापारिक उद्देश्यों के कारण केवल और केवल बंगाल में सत्ता स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए बंगाल में उन्होंने मीर जफर को यहां का शासक। जैसे मीर जफर बंगाल की गद्दी पर बैठता है, कंपनी को अथाह धन, रॉबर्ट क्लाइव को अथाह धन, कंपनी के कर्मचारियों को अथाह धन, सेना को उपहार, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। इतनी समृद्धि हो गई कंपनी और कंपनी के कर्मचारियों की, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। कंपनी अभी तक बुलियन लाती थी व्यापार करने के लिए, बुलियन लाना बंद ही कर दिया उसने। कंपनी को जब जरूरत पड़ती थी या कंपनी के कर्मचारी को कभी भी जरूरत पड़ती थी, मीर जफर की झोली में हाथ डालते थे, पैसा निकालते, ऐसा था। मीर जफर जब गद्दी पर बैठा था बंगाल की, तब उसने लगभग में 3 करोड़ रुपए बांट दिए थे। 3 करोड़ रुपए उपहार के रूप में बांट दिए थे। बंगाल का आधा खजाना तो उसने खाली कर दिया था गद्दी पर बैठने के बाद। तो यानी कि अंधकार का जो रात है, वो 23 जून 1757 को भारत के अंधकार की रात का युग प्रारंभ हो चुका था, जिसको लिखने वाला कोई और नहीं है बल्कि मीर जफर है। कौन है? मीर जफर।
यहां तक बात समझ में आई है? क्लियर है? ये बताओ आप सभी लोग कि आपने दूसरा वाला टॉपिक पूरा पढ़ लिया एनसीईआरटी का? सभी लोग बताओ एक बार। अरे भैया बोलो तो, पढ़ा या नहीं? अभी याद आ? अच्छा। और किस किसने? शाइस्ता जी आपका हुआ पूरा? नहीं। अच्छा। और किसने? और बताओ भाई। यहां तक हमने पढ़ाया। अच्छा। और बताओ। नेहा जी आपका हुआ? कुछ लोग तो बोलते भी नहीं है। शाइस्ता जी आपका हुआ? नेहा जी, सतपाल जी तो हो गया, मनोज जी का हो गया, अनिल शुक्ला, काविंद्र, सदब जी पूरा? यस नहीं? एक काम करो, लिखाएंगे तो कल, क्योंकि अब हो जाएगा टाइम ज्यादा। कहानी तो समझ में आ गई यहां तक की, ठीक है? अब कल कुछ टेक्निकल कीवर्ड भी दिए जाएंगे इससे संबंधित। तो आप सभी लोग आज रात को दूसरा वाला टॉपिक पूरा पढ़ लो, पूरा, ठीक है? समझा तो दिया यहां तक प्लासी के युद्ध का कारण और प्लासी का युद्ध क्यों हुआ। अब प्लासी के युद्ध के बाद में भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, यह समझना होगा, ठीक है? राजनीति पर किस तरीके से प्रहार हो रहा है। अगर हम यही कहते हैं कि पैसा ही दिया गया तो वो फिर नहीं, और भी तो चीजें देखना है कि कंपनी अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रही थी या और कुछ कर रही थी। बात समझ में आ रही है? कंपनी अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रही थी कि और कुछ सपना भी देख रही थी? अगर सपना देख रही थी तो किस तरीके का, ठीक है? यह समझना अति आवश्यक है, ठीक? तो आप सभी लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक? चलिएगा, चलिएगा, कल मिलते हैं, ठीक है? पढ़ जरूर लेना, कुछ भी हो जाए पढ़ जरूर लेना, ठीक है? हाँ, बिल्कुल भी अपने दिमाग में यह मत बिठाना कि हमको पता है।
जिसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि हमको पता है, वो आगे जानने की कोशिश नहीं करता है और वही असफल होता है, वही असफल होता है। सफलता का मूल मंत्र होता है कार्य को लगातार करते रहना, वही सफल होता है। कार्य को लगातार करते रहना, बस वही काम कीजिएगा आप। ठीक है सदब जी, घबराओ नहीं, हम हैं तो बेड़ा पार है। ठीक है, घबराओ नहीं, डरो मत, हलक से निकाल लेंगे, बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं है। एक बार मेहनत ही तो करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, शक्ति डेवलप करो, पावर। जिसके पास में शक्ति है वही राजा है, बस राजा बनने की सोचो और कुछ नहीं। हमें अपने आप में शक्ति डेवलप करनी है। और शक्ति कैसे बनेगी? बातों से नहीं, इधर उधर चीजें झांकने से नहीं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मूल मंत्र, एनसीईआरटी, बस हो गया। आंसर राइटिंग, चीजों को समझना, 3 चीजें कर ली, कोई नहीं रोक पाएगा इस दुनिया में, कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन लेने से, कोई नहीं। सिलेक्शन होगा होगा होगा, और इसी बार होगा। मेहनत कर ली, बस हो गया। चलिएगा, ठीक है। हाँ हम्म हम्म, ठीक।